नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा आदित्य L1 मिशन अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और उसी चीज को लेकर के आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया हाउसेस की बात कर लो, चारों तरफ एक ही बात चल रही है कि L1 मिशन हमारा अपने आप में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में अब शुमार हो चुका है जिनके द्वारा अपने खुद के सोलर या सन को स्टडी करने के मिशंस हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं। जी बिल्कुल, आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये जो हमारा डिस्कशन है, ये हमारा जो सेशन है, इसी पे ओरिएंटेड रहने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान रखें, हम जो कुछ भी यहां पर डिस्कस करते हैं, जो कुछ भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं, वो हमारी यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दें। ठीक है, देखिए मुद्दा क्या है कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा 2 सितंबर 2023 को एक मिशन लॉन्च किया जाता है सोलर स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए, जिसको नाम दिया गया आदित्य L1। आप देखोगे कि इसकी टोटल लागत लगभग 400 करोड़, इसका वजन जो है सैटेलाइट का लगभग 1500 किलोग्राम रहा और यह टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करने वाला है, 15 लाख किलोमीटर। आपको ध्यान होना चाहिए कि सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इस 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस में लगभग ये जो मिशन हमने लॉन्च किया है, ये लॉन्चिंग हो रही है L1 पॉइंट पे। ये हम जानेंगे L1 पॉइंट क्या होता है। यहां पर आप देखोगे कि अर्थ से इस सैटेलाइट की डिस्टेंस जो रहने वाली है वो लगभग है 15 लाख किलोमीटर्स। तो कहने का मतलब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस का लगभग 1% डिस्टेंस जो है ये कवर करके लोकेट होगा और दोनों के बीच में होने के चलते ये सन की पूरी पोजीशन को स्टडी करता रहेगा और हमें सिग्नल भेजता रहेगा। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए बन जाता है। देखिए, हमारे लिए यहां पर जो इवेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अगर हम देखें तो हम यहां पर कुछ ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लैंग्वेज पॉइंट्स क्या है उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सन की स्ट्रक्चर क्या है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ पता है, जैसे कि नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो कुछ भी वहां पर मिशंस भेजे गए हैं उनमें क्या क्या काम हुए उनके आधार पर, और इस मिशन की डिटेल भी जानेंगे कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज ये आती है कि लॉन्चिंग कहां से हुई। यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु और इनके कोस्टल लाइन पर यहां पर एक लेक है जिसका नाम है पुल्लिकट लेक। यहां पर आप देख सकते हो पुल्लिकट लेक, और इस पुल्लिकट लेक के ही साइड में पुल्लिकट लेक इस तरफ हो गई, ओके, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल, उनके बीच में ये एक आइलैंड है छोटा जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। ये यहां पर सतीश धवन हमारा स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, यहां से ये लॉन्चिंग हुई है। तो ज्योग्राफिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सवाल ये है कि यहां पर हमने जो नाम दिया आदित्य L1, ये L1 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, बेसिकली ये लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली दिया गया था इटालियन फ्रांसिस मैथमेटिशियन जिनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज, इनके नाम से ही ये नाम दिया गया। ये कैसे नाम आया, इसके लिए हमें छोटा सा ये इमेज समझनी होगी। आप यहां पर देख सकते हो, ये है सन, ये है जुपिटर, यहां पर ये है मार्स का ऑर्बिट, ओके। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जहां पर क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, उनको हम बोल देते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब आप देखोगे कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में तो घूम रहे हैं ही, पर इसके अलावा जुपिटर का जो ऑर्बिट है, ठीक है, बृहस्पति का जो आप कह सकते हो ऑर्बिट है, उसमें भी कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, वो घूम रहे हैं बंच में इकट्ठा होकर के यहां पर और यहां पर। इनको बोल दिया जाता है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के बारे में जब स्टडी की गई तो क्या पता पड़ा कि बोले सन और जुपिटर दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, जो स्पेस में बॉडीज हैं, वो अपनी पोजीशन को एकदम कांस्टेंट बनाए रख रही हैं और मूव कर रही है सन के चारों तरफ। ऐसी जब स्टडी और की गई तो ये 2 पॉइंट्स तो मिल ही गए कि यहां जुपिटर जो कि एक प्लेनेट है, सन और जुपिटर के रिस्पेक्ट में ये 2 पॉइंट्स तो मिल गए जहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो मोर और लेस वो स्टेबल सा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी और पोजीशन को आइडेंटिफाई किया गया तो एक पॉइंट मिला यहां पर सन और जुपिटर के बीच में, एक मिला जो जुपिटर है प्लेनेट उससे आउटर पोर्शन में, और एक सन के दूसरी तरफ।
इस तरीके से जब ये स्टडी हुई तो इन पॉइंटर्स को बोल दिया गया लैग्रेंज पॉइंट, और इसी की हम बात यहां पर कर रहे हैं। आप देखोगे कि यहां पर जोसेफ लुई लैग्रेंज ने यही कॉन्सेप्ट दिया। इसमें आप देखोगे कि एक तो L1 लैग्रेंज पॉइंट है, एक L2 है, एक L4, L5, L3। अब इसमें सवाल यह आता है कि ये पॉइंटर्स क्यों हमने आइडेंटिफाई किए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सन और प्लेनेट, हमने एग्जाम्पल जो लिया अभी जुपिटर का, उसी तरीके से अगर अर्थ की तरफ भी अगर देखें तो ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए अगर जुपिटर के साथ में है तो, ठीक है। तो ऐसे में L1 पॉइंट है वो अर्थ और सन के बीच में है, L4 थोड़ा दूर, L5 भी थोड़ा दूर, L2 है वो अर्थ की शेडो में चला जाएगा क्योंकि इधर से सनलाइट अगर जाएगी तो उधर शेड होगा। और तीसरी बात करें L3 की, तो L3 सन के इधर चला गया तो हमारे पास में वैसे सिग्नल नहीं आ पाएंगे। तो अब आप बताओ कि बेस्ट सुटेबल पोजीशन अगर हमें सन की स्टडी के लिए कहीं पर भी हमारा सैटेलाइट लॉन्च करना है, लोकेट करना है, तो क्या हो सकती है? L1 हुई कि नहीं, इसलिए फिर L1 को हमने आइडेंटिफाई किया। तो कुल मिलाकर के आदित्य, आदित्य का मतलब हो गया सन, सूरज का पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, और आदित्य L1 जो नाम है वो इसी से हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो आदित्य L1 का पहले नाम क्या था? आदित्य 1, केवल नाम क्या था? आदित्य 1। ध्यान रखना 2008 में इस प्रोजेक्ट के बारे में काम करना शुरू कर दिया था, नाम दिया था आदित्य 1, पर उसमें इतना ही सोचा था कि अर्थ सरफेस से हम 800 किलोमीटर हाइट के ऊपर ही इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और वहां से स्टडी करेंगे। पर इस मिशन को फिर थोड़ा और एम्बिशियस बनाया गया, टारगेट रखा कि हम L1 जो कि अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, बोलो वहां पर हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि सीधी बात है, सैटेलाइट अगर L1 पॉइंट पे होगा तो लगातार सन को फेस करता हुआ रहेगा, सन के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको स्टडी करके, उनकी इमेजेस लेकर के अर्थ पे लगातार भेजता रहेगा, जिसके आधार पर हम हमारे प्लानिंग कर पाएंगे। देखो सीधी बात क्या है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए के लागत के, 50,000 करोड़ रुपए की लागत के बहुत सारे सैटेलाइट्स हमारे जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनके ऊपर सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर स्टॉर्म है, सूर्य से आने वाले जो भी चक्रवात है, तूफान है, उनका गलत असर पड़ता है, उनके सर्किट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अर्थ पे भी कई बार ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, बिजली चली जाती है, सर्किट्स एकदम बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो बोला इस प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाए, तो क्यों ना हम सन की स्टडी कर लें। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है आदित्य L1, इस मिशन को लॉन्च करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मिशंस हैं, उनमें 22 ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 23वां जो है वो कंप्लीट कर दिया है इंडिया ने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक चीज आपको ये भी ध्यान रख लेनी है कि अभी तक जितने भी सोलर स्टडी के लिए जितने भी मिशंस गए उनमें सबसे ज्यादा 14 टाइम्स जो है वो नासा ने अपने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर सन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो सन का जो सेंटर है उसको कोर बोल दिया जाता है। यहां पर जो आदित्य L1 है, इसका जो स्टडी का पॉइंट रहेगा, किन चीजों के बारे में ज्यादा स्टडी करेगा, वो है एक तो सबसे पहले सन की सरफेस, जिसको हम देख पाते हैं थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स, उस सरफेस को क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। एक तो देखो इसकी स्टडी करने का काम होगा। दूसरा, जो सन का एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब बाहर का जो पूरा एक सराउंडिंग एरिया, जिस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा वातावरण होता है, उसको बोलते हैं कोरोना। और कोरोना और फोटोस्फेयर, इन दोनों के बीच का जो एरिया जहां पर मैटर जो है, मैटर मतलब पदार्थ, वो होता है प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा आपको पता होना चाहिए, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, जिसमें ना तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ना लिक्विड में, ना गैस फॉर्म में, इनका एक मिक्सअप सा होता है। ऐसी स्टेट होती है प्लाज्मा, जो कि आपको क्रोमोस्फेयर में देखने को मिलती है। इस तरीके से फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, इन तीनों की स्टडी करने का जो मेन टारगेट है वो आदित्य L1 का रहने वाला है। अगर हम सन की बात करें तो यहां पर प्लाज्मा बनता कैसे है? देखो यहां पर गैसियस मटेरियल ज्यादा है,
जैसे हाइड्रोजन, सन का लगभग जितना मास उसका 70% पार्ट हाइड्रोजन है, लिथियम 28%, फिर उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कंपाउंड ये लगभग 1.5% के लगभग है, और बचा हुआ 0.5 है, उसमें आयरन, नियोन और बाकी दूसरे जो मटेरियल है वो बच गए। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? हाइड्रोजन। नंबर 2 हीलियम। इस तरीके से यहां पर सन की कॉम्पोजिशन को हम समझ सकते हैं। अब देखो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक वहां पर क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, और आपने यह भी देखा होगा जब हम न्यूक्लियर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो दो तरीके की न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिशन। तो सन पे कौन सा होता है? फ्यूजन, जहां पर हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियस, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं और बड़े न्यूक्लियस बना लेते हैं, जैसे कि हीलियम। या आपने बेसिक साइंस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन सारी एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर ये देख सकते हो, ये जो रेज निकल रही हैं इनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। और ये सोलर फ्लेयर्स जब अर्थ जैसे प्लेनेट की तरफ आती हैं तो देखो सीधी बात है, हमारे पास में तो क्या है? हमारा मैग्नेटोस्फेयर, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें बचा लेता है। पर अगर ज्यादा इंटेंसिटी की सोलर फ्लेयर्स रिलीज हो गई तो वो तो कहीं ना कहीं अर्थ पे जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम उसको डैमेज करेगी कि नहीं, जो हमारे सैटेलाइट चारों तरफ काम कर रहे हैं उनको डैमेज करेगी कि नहीं। तो क्यों ना हम प्री प्लान करके इसके ऊपर काम कर लें। इसी चीज के लिए यह आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। देखा जाए आदित्य L1 की बात ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। इसकी थोड़ी अगर ब्रीफिंग की बात करें, टू द पॉइंट, इस प्रोजेक्ट में, इस सैटेलाइट में टोटल 7 पेलोड्स हैं। इसका मतलब 7 डिफरेंट मशीनरीज इंस्टॉल की गई है, जिनमें से 4 का काम तो है सन की स्टडी करना। ध्यान रखें, 7 पेलोड्स हैं, उनमें से 4 का काम है सन के बारे में स्टडी करना। बचे हुए 3 हैं वो स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहते हुए। कैसे? यहां पर देखिए एक बार फिर से, जैसे यहां पर आदित्य L1 लोकेटेड है, तो इस पर 4 पेलोड्स हैं। वो तो देखो सन की स्टडी करेंगे, सन की फोटोज लेने का ये सारा काम करेंगे। 4 तो बच गए 3। वो 3 क्या करेंगे? सन से जो रेडिएशन आ रही है ना, उन रेडिएशंस को अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए कि यार मेरे ऊपर कितना असर पड़ रहा है उसको स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 पेलोड हैं ये इन सीटू स्टडी करेंगे। इन सीटू का मतलब हो गया जगह की जगह पे। L1 पॉइंट पे आप लोकेट कर रहे हो तो L1 पॉइंट पे आदित्य L1 क्या महसूस कर रहा है उसके बारे में स्टडी तो की जाएगी 3 पेलोड्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपके पार्टिकल्स और मैग्नेटिक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे डिवाइस जो कि सन से आने वाले न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी स्टडी करेंगे अपनी ही जगह पर रहते हुए कि हमारे तक कितना क्या पहुंच रहा है। क्योंकि अगर L1 अपनी L1 पोजीशन पे आदित्य खुद स्टडी कर लेगा तो अर्थ पर कितना क्या जाएगा उसके बारे में सिग्नल भेज देगा, भैया अलर्ट हो जाओ, सिग्नल पहले से आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम कुछ ना कुछ प्री प्लान कर पाएंगे कोई भी डैमेज होने से पहले। ठीक है, और जो 4 पेलोड्स हैं वो सन सरफेस की स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में सन पे क्या चल रहा है। तो आई होप दोनों चीजों में आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 पेलोड हो गए सन की सरफेस के बारे में स्टडी, और 3 हो गए जगह की जगह पर आदित्य L1 की पोजीशन पर क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही है उनके बारे में स्टडी करने से। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर जो कोरोनाग्राफ है, इसका मतलब यह हो गया कि सन की सरफेस से जो भी एनर्जी एमिट हो रही है उसकी स्टडी करने का काम हो गया। यहां पर फिर बात आ रही है हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट क्या होता है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहां से आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। देखो इसमें अगर आप नोटिस करो तो L1 पॉइंट तो ये है, पर आदित्य जो है, आदित्य L1 वो कोई एक जगह पे फिक्स नहीं रहने वाला। वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलेटरी मोशन यूं करता जाएगा और यूं भी सन के चारों तरफ घूमता चला जाएगा। मतलब अपनी पोजीशन पे भी घूमता जाएगा, यूं घूमता घूमता, और सन के चारों तरफ में एक रेवोल्यूशन भी करता रहेगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे अर्थ करती है। इससे क्या होगा कि सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं उनसे इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलती रहेगी और लंबे समय तक काम कर पाएगा। आप ध्यान रखें, प्रोजेक्ट जो है ये लगभग 5 साल तक काम करने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें सारी सर्कमस्टांसेस को, सारी परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए आगे चलना होता है। तो इसी सर्कल को, जो कि L1 के चारों तरफ, इस सर्कल के अंदर ये आदित्य L1 घूमेगा, इसी को हेलो ऑर्बिट बोल दिया करते हैं। ध्यान रखें इस बारे में। इसके अलावा देखा जाए
तो लगभग 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस से, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हर मिनट एक फोटो खींच के भेजेगा, ये हर मिनट में एक फोटो खींच के भेजेगा। मान के चलो एक दिन में लगभग 1440 फोटोज हैं वो सेंड करेगा अर्थ पे। अब आप सोचो हमारे पास में एक दिन में 1440 सन की अगर फोटोज आएंगी तो हमें आइडिया लगेगा कि नहीं कि किस टाइम पर सन से एनर्जीज बहुत ज्यादा रिलीज होने वाली है, कब नहीं होने वाली। इसके अलावा ये जनवरी में अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब देखो ये लॉन्चिंग कैसे हुई। जैसे ये अर्थ है, अर्थ से लॉन्चिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सीधा टेक ऑफ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें लॉन्चिंग का एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले अर्थ के चारों तरफ रोटेशन दिलाया जाता है और फिर उसके बाद में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको एस्केप करवा करके और फिर भेजा जाता है। अब यहां पर L1 पॉइंट के चारों तरफ आपको सर्कुलेट कराना है, जिसको हमने हेलो ऑर्बिट बोला। वहां तक पहुंचाने के लिए यहां पर फिर इसका क्रूज फेज है वो काम कर रहा है। अभी के टाइम पे जो अब कंप्लीट हो चुका है वो क्रूज फेज ही है, जो कि इसे यहां से एस्केप करते हुए इस आदित्य L1 को इसकी पोजीशन में लाके सेट कर रहा है। ओके, तो ये जो काम है ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। ये काम करने में इसरो ने सफलता प्राप्त की है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। इसके आगे अगर देखा जाए तो ये जो आदित्य L1 है इसका काम क्या है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, इनके बारे में स्टडी करने का हमें मौका मिलेगा। साथ में सन सरफेस पे होने वाली मैग्नेटिक एक्टिविटीज, सीधी बात है वहां पर इतना ज्यादा गर्मी है, इतने ज्यादा मटेरियल्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनके बारे में जब हमें स्टडी करना हो तो वहां पर हमें बेसिक्स देखने की जरूरत होती है। अब देखो यहां पर ध्यान होगा किस पे, कोरोनल हीटिंग पे। इसका मतलब सन सरफेस पे टेम्परेचर कब कब बढ़ता है, क्या उसका सीक्वेंस है, उसके बारे में स्टडी करने में हमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, कोरोनल मास इजेक्शन। आपने देखा कि किस तरीके से सन की सरफेस से ये मटेरियल की तरह बहुत हाई एनर्जी बीम्स बाहर निकलती हैं, सोलर फ्लेयर्स, एक क्लाउड के फॉर्म में, एक बंच के फॉर्म में। और वो जब अर्थ की तरफ मूव करके आते हैं तो चलो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, पर वो कितना बचाएगा हमें, कभी ना कभी तो अंदर तक इफेक्ट आता है, इसको भी ये ध्यान रखना। और दूसरा, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर क्या नेगेटिव असर आ रहा है वो भी हमें पता पड़ेगा। इसके अलावा देखोगे कि जो सोलर फ्लेयर्स तैयार हो रही हैं उन तैयारियों के पहले की व्यवस्था, देखो हमें नुकसान कौन पहुंचा रहा है। अगर सन से आने वाली हाई एनर्जेटिक सोलर फ्लेयर्स के पहले की कंडीशन के बारे में अगर हमें पता पड़ जाए तो क्यों ना हम हमारे सैटेलाइट्स को बिल्कुल नॉर्मल मोड में, सेफ मोड में लेकर के आ जाएं। इससे फायदा क्या होगा कि मानो सन के सरफेस पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिससे यूं लगे कि अब एनर्जी बहुत ज्यादा एमिट होने वाली है। अगर उससे पहले हम हमारी तैयारियां पहले इस तरीके से कर दे सैटेलाइट की, हमारे जो ग्राउंड लेवल पे सर्किट्स हैं उनकी, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका, तो ऐसी परिस्थितियों में वो डैमेज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये फ्लेयर एक्टिविटीज से पहले की कंडीशन और फ्लेयर के टाइम पे क्या होता है उसके बारे में बताएगा। फ्लेयर एक्टिविटीज कब होती है, जब सन स्पॉट बनते हैं। सन स्पॉट इस तरीके से डार्क स्पॉट्स होते हैं सन पे, वो कब बनते हैं, इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है, जब सन सरफेस के ऊपर, सूरज की सतह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ जाता है तो वहां पर एक तरीके का हाई प्रेशर क्रिएट होता है और उस हाई प्रेशर की वजह से ये सोलर फ्लेयर्स हैं बाहर निकलती हैं। तो ऐसे में अगर सन स्पॉट सही समय पर डिटेक्ट कर लिया तो हमारी तरफ आने वाली हार्मफुल वेव्स के लिए हम तैयार हो सकेंगे कि नहीं। एग्जैक्टली ये काम हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो सैटेलाइट है इसके बहुत सारे, हमने टोटल 7 पेलोड्स बताए, उन पेलोड्स की शॉर्ट फॉर्म यहां पे आप देख सकते हो और इनका काम क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए 4 पेलोड हैं जो कि सन की स्टडी करने वाले हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और 3 पेलोड हैं जो कि L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रहते हुए वहां पर क्या असर आ रहा है सन से आने वाली रेस का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि VELC मतलब विजिबल एमिशन द कोरोनोग्राफ, ये कोरोना के बारे में स्टडी करेगा, दैट मींस सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। इसके अलावा SUIT दैट मींस सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये स्टडी किसके बारे में करेगा, क्रोमोस्फेयर। इसका मतलब सन की सरफेस, फोटोस्फेयर और कोरोना दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करेगा। और ये दोनों जो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका हम शॉर्ट में बोलेंगे सोलेक्स और इसको हम बोलेंगे हेल 1OS। ओके, इनका काम का क्या है, ये स्टडी करेंगे फोटोस्फेयर के बारे में। तो ये तो सारा काम हो गया सन टारगेटेड, सन की सरफेस पे क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ
आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको एस्पेक्स बोलेंगे, वो क्या स्टडी करेगा? सन सरफेस से आदित्य L1 की तरफ, L1 पोजीशन पे आने वाले पार्टिकल्स की स्टडी। इसी तरीके से पापा करके एक और है, प्लाज्मा एनालाइजर एंड पैकेज फॉर आदित्य, ये भी वही पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। इसके अलावा एक और आपका पेलोड है 7वां, दैट इज एडवांस ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेगा कि L1 पर रहते हुए आदित्य क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सातों पेलोड्स के नाम आपको याद रख लेने हैं, क्या क्या ये काम करते हैं वो काम आपको याद रख लेने हैं। ये बेसिक्स आपको ऑलरेडी शुरू में बता दिए गए हैं कि कहां कहां पर किसका मतलब क्या है, जैसे कोरोना क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारे जो पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद आंसर्स, ठीक है। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।